हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो तैयार है सब नए चैप्टर के लिए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। अभी हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमने पूरा चैप्टर किया, फिर न्यूमेरिकल्स किए, फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किए। हमारा इस सेशन का पूरा इसी तरह की हमारी प्लानिंग है कि हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद, फार्मूला डिराइव करने के बाद, बोर्ड पैटर्न पर तैयारी करने के बाद न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कुछ बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं वो आपसे आसानी से बने। और इन फ्यूचर जब हम कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करें, 10 मिनट IIT नीट वगैरह का जब हम तैयारी करें, तो अभी से हमारा एक बेस बनना चाहिए कि किस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी सिस्टम पर आप चलोगे तो फाइनली हम लास्ट मोमेंट में एक अच्छे प्रिपरेशन पर रहेंगे और हम कॉम्पिटिटिव भी निकाल पाएंगे। ओके तो आगे सब गुड इवनिंग, अमित, सुशांत, आदित्य, सोमेश, दीपांशु, पूजा, आफरीन, मैथमेटिक्स स्टडी, अमित, अभय, आशीष, सचिन, राम कुमार, जगदीश, सभी हमारे स्टूडेंट आ गए भाई। चलो ठीक है, सब दिख रहे हैं बराबर। एक बार सब आप लोग को देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ गए, तैयार हैं, पढ़ने के लिए रेडी हैं सब। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके तो हम यहाँ स्टार्ट करें, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आगे इलेक्ट्रिसिटी, जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका धीरे धीरे फाउंडेशन इसी चैप्टर से तैयार होते जाता है। वैसे एक बात आप ध्यान रखना कि जब तक आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिगिनिंग से आप अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो रेगुलर आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। और इसका ठीक उल्टा भी सही है, आप यदि बहुत डेप्थ के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपको ईजी लगेगा। खासकर जब चैप्टर का पहला क्लास होता है, वह बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस क्लास में हम इसकी एक एक टर्मिनोलॉजी पर भी डिस्कस करते हैं कि कौन क्या है। तो हमारा यहां पर हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दो शब्द हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं, विभव और धारिता, और पूरे चैप्टर में हमको इसी को समझना है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। दो चीज हमको समझना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करें विभव पर हम पहले डिस्कस करें, फिर उसके बाद धारिता पर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज हम विभव पर डिस्कस करें। सबसे पहले हम विभव के बारे में बात करें। देखो तो विभव होता क्या है? विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम एक विभव 11th क्लास में ही पढ़े जिसको गुरुत्व विभव कहते हैं, वो भी वही विभव है, लेकिन यहां पर हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल। देखो एक बात आप ध्यान रखना कि फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसकी मीनिंग अलग होती है, उसका परिभाषा अलग होता है। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो हम परिभाषा लिखते हैं, विभव किसे कहते हैं, विभव की परिभाषा लिखो तो परिभाषा लिखते हैं। लेकिन हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी हम उसके रियल सेंस को नहीं समझे रहते हैं, हम उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझे रहते और परिभाषा हम याद कर लेते हैं। परिभाषा याद करना हमको नंबर तो दिला देगा, लेकिन हम उस चीजों को समझ ही नहीं पाए रहते कि वो है क्या चीज।
इसलिए हमको सबसे पहले उसके मीनिंग पर डिस्कस करना चाहिए कि भाई वो है क्या चीज, पहले उसके अर्थ को समझना चाहिए, फिर हमको उसके परिभाषा पर बात करनी चाहिए। तो विभव को मैं परिभाषित करने से पहले, विभव की परिभाषा बताने से पहले मैं विभव के कॉन्सेप्ट को, उसके अर्थ को आपको सबसे पहले समझाता हूं। तो यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मैं विभव की परिभाषा बताने से पहले आपको एक क्वेश्चन करता हूं। आवेश से संबंधित, आवेश का चैप्टर आपने पढ़ लिया है। देखो यहां पर मैं दो आवेशित पिंड बनाता हूं। एक आवेशित पिंड ये है और दूसरा आवेशित पिंड ये है। दो आवेशित पिंड मैंने यहां पर बनाया और पहले आवेशित पिंड को, मान लो हमने पहले आवेशित पिंड को 200 कूलाम का आवेश दिया है। जो ए आवेशित पिंड है, इसका नाम ए है, इसको हमने 200 कूलाम आवेश दिया हुआ है। और हमारे पास एक दूसरा आवेशित पिंड बी है और इसको सपोज हमने 100 कूलाम का आवेश दिया हुआ है। इसमें 100 कूलाम का चार्ज है ए और बी में। दोनों एक स्वतंत्र आवेशित पिंड हैं जो अलग अलग हैं। अब हमने क्या किया, ये दोनों आवेशित पिंड को एक चालक तार की सहायता से कनेक्ट कर दिया। पहले अलग अलग थे, इसके बाद हमने उसको एक चालक तार से जोड़ दिया। और यहां पर आपको सिचुएशन दिख रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भाई इस व्यवस्था में आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? आपको वहां पर लिखने में परेशानी होगी, तो उसका मैं यहां पर ऑप्शन बता देता, ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए उन लोग लिखोगे जिन लोग बताओगे ए से बी। ऑप्शन बी उन लोग लिखोगे जिन लोग बताओगे बी से ए। यहां पर मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं। सी दोनों हो सकता है, दोनों संभव है, और ऑप्शन डी है बता नहीं सकते। ये तीन मैं आपको ऑप्शन दिया हूं और मैं चाहता हूं कि आप फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट मैं आपके आंसर देख रहा हूं। नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने मेमोरी पर पढ़ रहा हूं और फटाफट क्या है, आपके नाम ऊपर चले जा रहे हैं। वो के ठीक, लगभग सबने अपना ओपिनियन दिया। अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे बने या ना बने, लेकिन आप रेस्पॉन्स किया करो। उससे होता क्या है, उससे आपकी कनेक्टिविटी, हमको अच्छा लगता है कि भाई स्टूडेंट पूरी केयरफुली हमारी बात को सुन रहे हैं, तभी तो आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। भले आंसर गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे पता चलता है कि आपने आंसर दिया। तो जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं, नियर अबाउट 10% स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया, और यही इसका सही आंसर है। यही इसका सही आंसर है। और सबसे ज्यादा शॉक्ड हो गए होंगे किन लोग? जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया होगा। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया होगा। उनको लग रहा होगा कि अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, ए कैसे नहीं होगा, ऐसा लग रहा होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि मैंने जब भी ये क्वेश्चन पूछा है किसी से, तो 90% केस में ए ऑप्शन ही, आप लोगों में भी मैंने देखा है कि ए ऑप्शन ही सही आया है। ठीक है, तो क्या कारण है कि डी इसका सही आंसर है कि बता नहीं सकते? तो एक्चुअल में उसका रीजन ये है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। मैं फिजिक्स के और कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा डेप्थ पर जा रहा हूं 11th क्लास के। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पिंड है, एक दूसरा पिंड है, इसके पास मान लो 20 कैलोरी ऊष्मा है और इसके पास मान लो 30 कैलोरी ऊष्मा है। एक के पास 20 कैलोरी ऊष्मा है, एक के पास 30 कैलोरी ऊष्मा है। दोनों अलग अलग धातु के बने हुए हैं। मान लो एक लोहे का है, तो दूसरे में पानी भरा हुआ है, मान लो ऊष्मा का मान अलग अलग है। अब मैं क्या करूं, इसको किसी चालक से इसको जोड़ दूं, ऊष्मा के चालक से इसको जोड़ दूं, ए और बी को। अब मैं यहां पर आपसे पूछूं
कि उष्मा का स्थानांतरण कहां से कहां होगा, ए से बी होगा कि बी से ए होगा, तब भी यहां पर आपका आंसर यही होना चाहिए कि सर बता नहीं सकते। ये सब कितने डेप्थ के कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के, देखो। तो क्यों नहीं बता सकते, हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस पर मैं बात करूं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने पढ़ा है कि उष्मा की मात्रा उष्मा प्रवाह को नहीं बताता। उष्मा की मात्रा से नहीं पता चलता कि उष्मा का प्रवाह किधर होगा। तो भैया कौन बताता है? तो बताता है ताप। और ताप का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया, इसीलिए जब मैं 11th क्लास में चैप्टर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये बताता हूं कि उष्मा अलग चीज है और ताप अलग चीज है। बहुत मामले में स्टूडेंट उसको कोरिलेट कर देता है, उष्मा को ताप समझ लेता है, ताप को उष्मा समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल दोनों बहुत अलग अलग चीज हैं। ताप जो है उष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। अब मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि सपोज ए का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अब उष्मा का प्रवाह यहां से यहां होगा, बी से ए होगा। उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो यह एग्जाम्पल आपको क्लियर है, क्लास 11 का एग्जाम्पल है। यहां पर जो मैं एग्जाम्पल दिया आपको, वहां पर हमने यहां पर इसके आवेश की मात्रा को लिखा है। तो जिस प्रकार से उष्मा की मात्रा उष्मा प्रवाह की दिशा को नहीं बताता, उष्मा प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को हम ताप कहते हैं, और उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से आवेश के मामले में आवेश प्रवाह की दिशा को आवेश की मात्रा नहीं बताता, तो कौन बताता है? तो बताता है विभव। विभव का काम है आवेश प्रवाह की दिशा बताना। इस प्रकार से आवेश का कॉन्सेप्ट, विभव का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अब यह मैं इरेज करता हूं, या आप समझ गए होंगे, और हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना उसको। तो यदि किसी को 5-10% डाउट अभी बना होगा, वो 100% मैं क्लियर कर दूंगा। सुनो ध्यान से। जैसे कई लोग कभी भी डाउट बना होगा, सर ऐसा कैसे होता होगा। यहां पर मैं 2 कंटेनर बनाया, और ये 2 कंटेनर में मैंने क्या किया, यहां पर दोनों को हमने इस प्रकार से एक इंटरकनेक्टेड कर दिया, मतलब आपस में इसको जोड़ दिया ऐसा। और ये पहला कंटेनर में हमने क्या किया, इसमें हम पानी भर दिया यहां तक, और इसमें सपोज हमने 200 लीटर पानी भर दिया। क्लियर? इसमें हमने 200 लीटर पानी भर दिया। और यहां पर ये वाला कंटेनर देखो, इस कंटेनर में हमने यहां तक पानी भरा, लेकिन ये कंटेनर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें हमने 500 लीटर पानी भर दिया। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। इसमें 200 लीटर पानी इतनी ऊंचाई तक भरा, इसमें 500 लीटर पानी इतनी ऊंचाई तक भरा, और दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटरकनेक्टेड कर दिया, दोनों पात्र को हमने आपस में जोड़ दिया। अब यहां पर मैं आपको पूछूं कि पानी का प्रवाह ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा, तो आप में से 100% स्टूडेंट सही आंसर देंगे, और आपसे पूछने का जरूरत नहीं है, वो सब के सब आंसर देंगे क्या, कि सर यहां पर पानी का प्रवाह ए से बी में होगा। ऐसा आप लोग बोलोगे, मुझे बिना पूछे पता है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे हो। बचपन से क्या सुनते आ रहे हो, कि पानी का जो प्रवाह है वह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। आप यहां पर 200 लीटर 500 लीटर नहीं देखोगे, आप सतह की ऊंचाई देखोगे कि कौन सतह ऊपर है कौन सतह नीचे है। और हम ये बचपन से जानते हैं, बिना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझे जानते हैं कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, हम सबको पता है। तो यहां पर आपने ये 200 लीटर और 500 लीटर को ध्यान नहीं दिया, पानी ए से बी बहेगा। जबकि मात्रा के हिसाब से देखें तो यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है, बी से ए में जाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा कि यहां पर भी आवेश की मात्रा डिसाइड नहीं करता कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। अब आप सोचो, विभव का परिभाषा रट लेने से क्या विभव समझ में आ जाएगा? कभी नहीं। यदि किसी को रटवा दो तो सब किसी को पता रहता है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है।
बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ा था ना, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोता बोल रहा है, कहाँ फंसा है? जाल में फंसा हुआ है। एग्जैक्टली इसी तरह का मैटर है ये। तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको पूरा समझना है, उसकी फील आना चाहिए आपको, और आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा। तो ये पानी के उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि पानी की मात्रा पानी की प्रवाह को प्रदर्शित नहीं करता। यदि ऐसा होता तो समुद्र का पूरा पानी पृथ्वी में ऊपर चला आता, क्योंकि समुद्र में बहुत पानी है। फिर भी छोटी छोटी नदियों का पानी समुद्र में जाके गिरते रहता है। क्यों? क्योंकि नदी ऊपर है, समुद्र नीचे है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम अब विभव पर और डिस्कस करें। तो अभी हम नहीं बता सकते। अब आप आज के बाद कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलो कि नहीं बता सकते, तो आपको पूछा जाएगा तो कैसे बता सकेंगे। कभी कभी अपन फिजिक्स का प्रैक्टिकल वगैरह देते रहते हैं तो एक्सटर्नल ऐसा डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हम तो पूछते हैं सर। तब आप बोलो कि सर नहीं बता सकते, तो बोलोगे क्यों? तो बोलोगे सर विभव नहीं पता है। अब आगे मैं आपको यह बता दूं कि पिंड ए के पास 20 वोल्ट का विभव है और पिंड बी के पास 10 वोल्ट का विभव है। ऐसा यदि मैं आपको बता दूं तो आप 100% कॉन्फिडेंस से बताओगे कि सर आवेश ए से बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के पास उच्च विभव है और बी के पास निम्न विभव है, तो आवेश ए से बी में जाएगा। चलिए अब हम टू दी पॉइंट बात करें। वो क्या है कि विभव का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को विभव कहते हैं। यहां पर मैं एक लाइन में इसका मीनिंग लिख दूं, इसका अर्थ है। ये इसकी परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना। आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव कहलाता है। परीक्षा में पूछेगा तो ये परिभाषा नहीं लिखोगे, वो अभी मैं आगे बताता हूं। ये इसका मीनिंग है। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव कहलाता है। और कैसे बताता है वो बताता है कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यह बात आप कभी नहीं भूलना। यही चीज समझ में नहीं आने के कारण हमको धारा विद्युत में समस्या आता है। क्योंकि जब हम धारा विद्युत पढ़ाते हैं, जब हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, वहां पर विभवांतर समझाते हैं, विद्युत वाहक बल समझाते हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, उनको फिर वहां भी रटना पड़ता है। मतलब फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट को बिना समझे रटे तो दूसरे को भी रटना पड़ेगा, फिर तीसरे को भी रटना पड़ेगा, फिर सबको रटना पड़ेगा। और एक को समझ गए तो आगे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए चीजों को बहुत समझते हुए आगे चलना चाहिए। ये हो गया विभव। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया। फिर चलिए, तो विभव का कॉन्सेप्ट है कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव कहलाता है। और क्या कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यही वह कारक है जो बताता है आवेश को कि तुमको किधर फ्लो होना है। विभव का काम नहीं है यहाँ पर, आप आवेश का काम नहीं है, विभव बताता है। चलिए अब हम देखें इसकी परिभाषा। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर, और परिभाषा आपको परीक्षा में पूछेगा तो यही लिखना है, आवेश किसे कहते हैं, तो आपको उसकी परिभाषा लिखना है। देखो, तो आवेश की परिभाषा कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का जो परिभाषा है वह वास्तव में उसके सूत्र से बनता है। भौतिक राशि की परिभाषा उसके सूत्र से बनाते हैं। और विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल W/Q। ये इसका फार्मूला है, V इक्वल टू W/Q। V इक्वल टू W/Q इसका फार्मूला है। और यहां पर कौन कौन सा कारक क्या है आपको पता है। यहां पर W क्या है?
कार्य है, W कार्य है और Q क्या है, आवेश है, और V तो विभव है। तो W/Q ये क्या होता है, विभव होता है। अब हम इसकी परिभाषा करें तो इसकी परिभाषा करने के लिए, परिभाषा करने का फिजिक्स में एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है, परिभाषा भी आप कभी रटो मत। वैसे तो मैं फिजिक्स में कभी कोई चीज रटने बोलता ही नहीं, फिजिक्स पूर्णतः समझने का सब्जेक्ट है, बस फार्मूला को अपने को याद रखना पड़ता है, वो भी हम उसको इतना समझ जाते हैं कि वो फिर धीरे धीरे प्रोसेस में याद हो जाता है। तो यहां पर यदि हम आवेश Q है, उस आवेश Q को यदि हम इकाई ले लें, यदि आवेश Q को हम इकाई ले लें, मतलब एक मान लें और इस मान को यहां पर पुटअप कर दें, तो आप समझ सकते हो कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में V W के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्या पता चलता है कि विभव कार्य है, विभव कार्य है। इसीलिए आगे चल के कहीं पर भी हमको जब कार्य लिखना होता है तो वहां पर हम विभव भी लिख देते हैं, लेकिन आवेश को इकाई होना चाहिए। कई जगह अपने को कार्य निकालना होता है कि एकांक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, यहां से वहां तक ले जाने में किया गया कार्य, तो वहां पर हम लोग विभव पुट कर देते हैं। तब कई बार स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर कार्य निकालने के लिए विभव क्यों निकाल रहे हैं? तो भाई विभव और कार्य सेम चीज है। कैसे? क्योंकि जब इकाई आवेश हो तो कार्य ही विभव हो गया है। देखो ये कार्य ही क्या हो गया है, विभव हो गया है। अब इसको हम टू दी पॉइंट परिभाषा करें तो क्या करेंगे? तो इस परिभाषा को समझने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा उसके सिचुएशन को समझना है। कैसे सिचुएशन को समझना है? देखो हम क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है और मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई प्लस Q आवेश रखा है, माने जहां तक मैं घेरा हूं वहां उसके चारों ओर तक विद्युत का प्रभाव है, वो उसका विद्युत क्षेत्र है। अब सपोज हम इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को प्रवेश कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। सपोज मेरे पास कोई एकांक आवेश है और ये एकांक आवेश है और मैं चाहता हूं कि इसको लेके मैं इस विद्युत क्षेत्र में आऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो स्वाभाविक रूप से जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए तो वहां से वो जाएगा नहीं। तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ये वर्क करना पड़ेगा। देखो हम लोग परिभाषा में कहते हैं अनंत से, तो अनंत कहने से स्टूडेंट के दिमाग में आता है बहुत दूर। अनंत माने बहुत दूर। अनंत शब्द का ही सेंस बचपन से हमारे दिमाग में ऐसा बिठा दिया जाता है, अनंत माने बहुत अधिक। आज से इस कॉन्सेप्ट को आप डिलीट कर दो और एक नया कॉन्सेप्ट डालो। अनंत का मतलब बहुत दूर नहीं होता, अनंत का मतलब होता है अज्ञात, अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते। हो सकता है मेरे पीछे का पोर्शन ही मेरे लिए अनंत हो जाए और आगे का बहुत दूर तक मेरे लिए अनंत ना हो, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है और उसके बारे में मैं जान रहा हूं, पीछे का पता नहीं क्या है। तो पीछे मेरे अनंत हो सकता है, आगे बहुत दूर तक भी अनंत नहीं हो सकता। अनंत मीन्स अननोन पोजीशन, अज्ञात, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो अनंत को बहुत अधिक मत माना करो। फिजिक्स में अनंत का मतलब अननोन पोजीशन से है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये अज्ञात से मतलब अनंत से इस एकांक धन आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो हम जितना कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका विभव कहलाएगा। यही ये फार्मूला हमको बता रहा है। अब इसका टू द पॉइंट डेफिनेशन आप सुनो। एकांक आवेश को देखो, पूरा सिचुएशन ब्रेन में रखो और अपने शब्दों में बोल दो। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यह विभव की परिभाषा है। ओके, अब कई बार बोर्ड एग्जाम में इसका यूनिट का परिभाषा पूछता है और विभव का यूनिट होता है वोल्ट। इसका यूनिट है वोल्ट, वोल्ट इसका यूनिट है। और कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो। 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो तो 1 वोल्ट को जैसे हमको परिभाषित करना है तो कभी भी किसी इकाई को परिभाषित करना। एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 कूलाम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को तैयार करके जा रहते हैं
और परीक्षा में आता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, तो वही एक नंबर का प्रश्न छोड़ के आ जाता है। बोलते सर 1 एम्पियर का परिभाषा लिखते नहीं बना, पता है सब चीज मुझे, लेकिन लिखते नहीं बना कि परिभाषा कैसे लिखना है। तो ये मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि कभी भी किसी इकाई का परिभाषा आपको पूछे तो बनाना कैसे है, रटना नहीं पड़ेगा, बनाना है उसको। कैसे बनाना है देखो, 1 वोल्ट की परिभाषा हमको लिखना है, तो ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है V = W/Q, इसमें राइट साइड के दोनों वेरिएबल को इकाई मान लो, मात्रक सहित उसको मान लो। तो कैसे मान लोगे देखो, यहां पर आप मान लो कि मान लो W = 1 जूल, W = 1 जूल मान लिया, और नीचे में आवेश है तो आवेश Q बराबर मान लिया 1 कूलाम। अब जब W को भी 1 मान लूंगा और Q को भी 1 मान लूंगा तो दोनों का मान 1 पुट करूंगा तो 1/1 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में V भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। अब परिभाषा जो हम अभी तैयार किए हैं उसी भाषा पर बहुत आसानी से हम 1 वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एकांक आवेश को 1 कूलाम आवेश को, अब मात्रक सहित बोलेंगे, अब एकांक नहीं बोलेंगे क्योंकि हम यूनिट का परिभाषा कर रहे हैं। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य किया जाए या 1 जूल का कार्य करना पड़े तब विभव 1 वोल्ट कहलाता है या विभव 1 वोल्ट होता है। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, यही आपको याद हो जाना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मेरा स्टूडेंट मेरे फिजिक्स के क्लास से 90% कंटेंट्स यहीं से तैयार करके जाए, बाद में उसको सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़े और 100% हो जाए वो। इसके लिए जरूरी है कि बहुत कंसंट्रेशन से आप बात को सुनो, बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान से सुनने का चाहिए। तो ध्यान से सुनो, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है या होता है। यह 1 वोल्ट की परिभाषा है। तो कभी भी आपको एग्जाम में यदि 1 वोल्ट की परिभाषा पूछे तो इस तरह से लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो यह हो गया विभव की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, और यहां पर मैंने आपको कंप्लीट विभव के सेंस को समझा दिया कि विभव एक्चुअल में होता क्या है। अब यह चीज आपको कभी नहीं भूलना है, और आगे चल के जब हम धारा विद्युत पढ़ें तो वहां पर आपको यह चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ये स्थिर वैद्युत विभव। ये मैंने आपको वही बताया, स्थिर वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट मैं बताया, स्लाइड में हेडिंग इधर हो गया है। चलिए अब आगे हम देखें विभवांतर। आगे हम देखें क्या, विभवांतर। तो विभवांतर में आप देखो विभव में अंतर। अब तो इसको 2 मिनट में आप समझ जाओगे विभवांतर का मतलब क्या है। विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। सपोज ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं। एक बिंदु मान लो A है और दूसरा बिंदु क्या है, ये B है। अब दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में है। पहले एक बिंदु अनंत में था और एक बिंदु विद्युत क्षेत्र में था। अब दोनों बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र में है। तो यहां पर मान लो विभव VA है और यहां पर विभव मान लो VB है। तो यहां पर विभवांतर का सीधा मतलब है, सामान्य अर्थ देखें तो दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर। विद्युत क्षेत्र के किसी भी 2 बिंदु के विभव में जो अंतर होता है वह विभवांतर होता है। फिर हम इसका सिस्टमेटिक डेफिनेशन करेंगे। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है, W/Q। यहां पर भी W/Q होगा और इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा। लेकिन हम यहां पर इसको थोड़ा सिस्टमेटिक डेफिनेशन डिफाइन करें तो ऐसा बहुत कॉमन लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे कि 2 बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन बात है, उसका हमने मीनिंग बता दिया। परिभाषा कैसे करेंगे, अब यहां पर चित्र में आप देखो, मान लो मेरे पास ये एकांक धन आवेश है, ये एकांक धन आवेश है। ये सब आपको पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। एकांक धन आवेश को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्यों माना गया, कैसे माना गया, ये सब प्रीवियस क्लास में आपको समझाया जा चुका है। तो एकांक धन आवेश को B से A तक लाना है अपने को। तो B से A तक लाने में यहां जितना कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत क्षेत्र के किसी भी 2 बिंदु का विभवांतर कहलाता है। तो विभव और विभवांतर में एक शब्द का अंतर है, सिंगल वर्ड का। वहां हम बोले अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है।
और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब विभवांतर में दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं, दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं। इस प्रकार से यह विभवांतर है और मात्रक भी इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। और आगे हम धारा विद्युत के चैप्टर में इसका विद्युत वाहक बल के साथ में तुलना करेंगे, तब मैं विभवांतर पर एक बार और आपसे डीपली डिस्कस करूंगा। इसको आप ध्यान में रखना। धारा विद्युत का पहला क्लास जो होगा वो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर से शुरू होगा, और वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है, दोनों में अंतर पूछा जाता है। तब हम एक बार इस पर और डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है विभवांतर। अब देखते हैं हम एक कॉन्सेप्ट कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है। ये जो स्थिर वैद्युत संरक्षी बल होता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हम विभव विभवांतर अपन पढ़ रहे हैं, ये जो फोर्स है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले तो भाई मेरे को ये बताओ कि कैसे बल को हम संरक्षी बल बोलते हैं। ये 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े। जैसे मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछ दिया कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है कैसे, तो संरक्षी बल किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कोई बताएगा संरक्षी बल किसे कहेंगे? संरक्षी और असंरक्षी बल 2 प्रकार का बल होता है। तो संरक्षी बल हम किसे कहते हैं? कोई भी फटाफट आप कमेंट्स में लिखिए, एक लाइन में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। वैभव जिनका परिणाम शून्य हो, वैसे बल जिसके द्वारा राउंड ट्रिप में पूजा कुमारी किया गया कार्य शून्य होता है, जिसमें बल की हानि ना हो। ओके, वेरी गुड, ठीक है। जितने लोगों ने लिखा है आंसर सही लिखा है, अलग अलग शब्दों में लिखा है लेकिन सही लिखा है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको पता हो जाए। तो मैं यहां पर छोटा सा नोट करके लिख रहा हूं, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल का मतलब होता है जिस पर किए गए कार्य में माध्यम की जो प्रकृति है, ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर न करे, प्रकृति पर निर्भर न करे, वो क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या क्या बल हो सकता है? बताइए क्या क्या बल हो सकता है जो माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर ना करे। एग्जाम्पल दीजिए संरक्षी बल का। कोई भी? स्थिर वैद्युत बल वो तो है यहां पर। अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, रमेश वेरी गुड। स्थिर वैद्युत बल, ये 2 बल इसके फेमस एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना संरक्षी बल का। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत बल, विद्युत बल, ये सब क्या है? संरक्षी बल है, क्योंकि ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। माध्यम कैसा है इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्या कहलाते हैं? संरक्षी बल कहलाते हैं। अब बता देता हूं तो असंरक्षी बल भी बता देता हूं। असंरक्षी मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करे। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करे। इसका कोई उदाहरण भाई, इसका कोई उदाहरण बताओ, कमेंट्स में लिखो फटाफट एग्जांपल इसका। पृष्ठ तनाव, पूजा, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करे, वो ना करे है, ये करे है, ठीक है। घर्षण बल, अजय आर्य
ठीक, फ्रिक्शन, नीपू प्रीतम, ओके वेरी गुड। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं क्या, घर्षण बल, श्यानता बल, श्यान बल, ये सब क्या है आपको 11th क्लास में सब मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखना। अब बात निकली तो मैं इसको बता दिया कि कम से कम आपको क्लियर रहे। जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया, जो भूल गए थे उनको रिकॉल हो गया कि भाई ये होता है। तो यहां पर हमको बताना है, हाँ सरफेस टेंशन भी होता है। घर्षण बल कैसे, जैसे पृष्ठ खुरदुरा है तो घर्षण ज्यादा होगा, पृष्ठ चिकना है तो घर्षण कम होगा। माने माध्यम की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, किया गया कार्य या बल, किया गया कार्य बल उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जो पथ पर निर्भर नहीं करते और संरक्षी बल कहते हैं, तथा जो पथ पर निर्भर करते हैं वो संरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक, गंगाराम, ठीक, वेरी गुड। अब यहां पर हमको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, संरक्षी बल है, माने इस तरह का बल है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल का ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। सपोज यहां पर ये एक ए बिंदु है और यहां पर एक बी बिंदु है। अब हम लोग एकांक आवेश को सपोज यहां से यहां तक लेके गए, मान लो हम एकांक धन आवेश को ए से बी तक लेके गए, तो यहां पर विभव क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, या वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो ए से बी तक लेके जाएंगे तो इतना कार्य करेंगे। अब मान लो हम उस आवेश को, एकांक आवेश को बी से ए तक लेके आते हैं, बी से ए तक, तब हम उसको क्या लिखेंगे, वी बी ए, और तब हो जाएगा वो वी ए माइनस वी बी, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर हम कुल विभव निकालना चाहें तो देयर फॉर वी ए बी प्लस वी बी ए, यदि दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस, ठीक है, वी बी माइनस वी ए ये, और प्लस वी ए माइनस वी बी, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो कुल किया गया कार्य है, ये कुल किया गया कार्य है, क्योंकि विभव किया गया कार्य होता है, जो कि क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही बहुत सही आंसर दिया था कि सर किया गया कार्य 0 होता है, तो यहां पर प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या होता है, संरक्षी बल होता है। तो कभी मान लो आपको 2 नंबर का पूछ दे परीक्षा में कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, स्पष्ट कीजिए, तो ये 2 लाइन आपको लिखना है। क्लियर? तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको विभव के परिभाषा के साथ एग्जाम में पूछेगा, और ये आपको परीक्षा में 3 या 4 नंबर का पूछा जा सकता है। देखो जो वेटेज बता रहा हूं लगभग सभी बोर्ड में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, इसको आप ध्यान में रखना। कभी भी किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन का जो वेटेज है 3 या 4 नंबर का रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन का लेंथ लगभग इतना होता है। तो हम यहाँ पर आज डिराइव करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। बिंदु आवेश क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर हम देखें इसके विभव की गणना। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लें, ध्यान से समझना, ये कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, मान लो इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर हमको विभव की गणना करना है किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया और इस बिंदु को हमने कंसीडर कर लिया। ये ब्लू पॉइंट से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये बिंदु है। इस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करना है। ध्यान से समझना, जब किसी भी फार्मूला को डिराइव करते हैं तो फार्मूला डेरिवेशन के लिए जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो आपको चित्र को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन चित्र पर ही बेस्ड होता है। क्लियर? तो ये एक आवेश है, मान लो इसमें हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, ये बिंदु O पर स्थित है, और इस बिंदु O से कुछ दूरी पर, मान लो हमने उस दूरी को मान लिया, कुछ भी दूरी हम उसको मान लेते हैं, मान लो R मान लेते हैं, और उस पर ये मान लो बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और इस दूरी पर हमको विभव की गणना करना है। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस विद्युत क्षेत्र में पास में 2 बिंदु कंसीडर कर लेते हैं, बिंदु A और बिंदु B। ये अत्यंत निकट के 2 बिंदु हैं
जो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं, और इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया dx। dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस। जब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो छोटी दूरी को, छोटे पार्ट को शो करता है। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, मान लो इस x का डिस्टेंस, b का डिस्टेंस यहाँ से x है, x दूरी पर बिंदु B रखा हुआ है। ये इसका सिचुएशन है। अब देखो इसका मेथड क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि विभव का गणना करना है, अपने को विभव का गणना करना है। और अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि विभव किया गया कार्य होता है। तो विभव की गणना करने के लिए हमको सबसे पहले किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। तो जब हमको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, तो उतने कार्य को हम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम छोटा सा किया गया कार्य निकालते हैं, और ये छोटा सा किया गया कार्य हम निकाल लेंगे b से a तक। तो पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लेंगे और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को समाकलन कर देंगे। इसीलिए हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन मतलब जोड़ना। और निश्चित समाकलन में हम लिमिट लगाते हैं, तो अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए सीमा लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन इसका स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गणना करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखते हैं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो पहले हम लिखेंगे बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर। क्योंकि अभी हमने बिंदु B को कितना माना है, x माना है, इसलिए हम दूरी को क्या लेंगे यहाँ पर, x स्क्वायर। तो बिंदु B पर, यहाँ पर देखो बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एकांक आवेश को B से A तक लाने में कितना कार्य किया जाता है। B से A तक लाने में किया गया कार्य पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए एकांक आवेश को कहां से कहां तक, B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा भाई, इसको हमने ले लिया dW। D मतलब छोटा कार्य। अभी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल रहे हैं, जो ये छोटी दूरी को लाने में हम लगा रहे हैं, कहां से, B से A तक। तो किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E और इंटू दूरी कितना है, dx। तो E इंटू dx, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल कैसे हुआ, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखो बल की जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दिए। जब आवेश एकांक हो जाता है तो बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाता है। जब आवेश एकांक हो जाता है तो कार्य विभव बन जाता है। ये बात तो आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके मान को भरें, और यहां पर चिन्ह ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि हमको एकांक धन आवेश को लाना है, तो धन आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं, माइनस। ठीक है, अब इसके मान को हम पुटअप करें, तो दैट इक्वल वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू है। तो माइनस, कुछ लोग हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं कमेंट्स में देख रहा हूं, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मौका देता हूं 2, 4, 5 मिनट समय के हिसाब से, तो मैं आपको टाइम दूंगा, पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लो, क्योंकि टॉपिक बीच में ब्रेक करने से पढ़ाई का फ्लो डिस्टर्ब होता है ना। फिर मैं देखूंगा आपके कमेंट्स। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर E का मान भर दिए, और इंटू क्या लिख दिया, dx। ये हो गया एकांक आवेश को कहां से कहां तक लाने में किया गया कार्य भैया, ये है B से A तक, B से A तक लाने में किया गया कार्य। और हमको कहां से कहां तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, हमको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा मैं।
ओके, कर लिया। चलिए, अब हम कहां से लाएं? अनंत से। इसलिए अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर अनंत से कितनी दूरी पर? r तक। इसलिए अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, और यही विभव कहलाएगा। परिभाषा से हम बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि अनंत से जो लाते हैं, अनंत से जब किसी बिंदु तक लाते हैं तो वही कार्य विभव कहलाता है। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम W ले लें तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW हो जाएगा। ला रहे हैं अनंत से कहां तक? R तक। तो ये हम जो छोटा छोटा कार्य किए हैं, पहले आप मेथड को, कॉन्सेप्ट को भी समझते जाओ। ये जो छोटा छोटा कार्य हम कर रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट पर काम कर रहे हैं, B से A, फिर कहीं, ये छोटे छोटे कार्य का जो समाकलन होगा, उसका जो योग होगा, वही वहां पर कुल कार्य होगा। इसलिए हम उसको समाकलन कर रहे हैं। तो ये dW का वैल्यू जो निकाला है वहां पर हम पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये हमने क्या किया, मान भर दिया उसका। अब इसका मान भरने के बाद हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो चलिए हम इसका समाकलन करें। तो देयरफॉर W इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q, और इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा इंफिनिटी टू R, और ये x में जो x बटे में है उसको हम हर से अंश में ले जाते हैं, तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा x टू द पावर -2 dx। अब यहां पर हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए हम यहां पर समाकलन का सूत्र यूज करेंगे। समाकलन का सूत्र आप लोग को याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। जितने भी स्टूडेंट का अवकलन समाकलन कमजोर है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके मूलभूत गणितीय अवधारणा का रिवीजन करें, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए वो जरूरी है। फिजिक्स का ईंधन है वो, फिजिक्स का फ्यूल है, उसके बिना फिजिक्स नहीं चलता। तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का, वो आप सर्च करो और वहां से रिवीजन करो, और बनता है तो अच्छी बात है। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे, जो बगल में मैंने लिख दिया, जिनको नहीं पता है उनके लिए वैसे तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो इसके साथ में आप मैच कराओ फार्मूला, तो x टू द पावर n+1 है, वो -2+1 हो जाएगा, और इस तरह से हम इसका समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, दैट इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1, और ये इंफिनिटी टू R, ऐसा हो जाएगा। दैट इक्वल, आगे इसको हमको सॉल्व करें तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, अब यहां पर हम देखें तो x का घात -2+1, मतलब कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 और बटे में -1 इंफिनिटी टू R। अब यहां पर देखो, ये -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा, और x का घात जो ऋण 1 है वो बटे में चलाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम इसको लिखें। दैट इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इक्वल, ये प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये हो गया 1/x, और लिमिट है इंफिनिटी टू R। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/R, और लोअर लिमिट है 1/इंफिनिटी, ये होगा। दैट इक्वल, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 होता है तो 0 हो गया, तो Q/R, ये हो जाएगा Q/R। और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो अब W को हम क्या लिख सकते हैं, V, ये है बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला। ओके, बिंदु आवेश कारण विभव का फार्मूला। तो ये हमने बिंदु आवेश कारण विभव के फार्मूला को डिराइव किया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बताइए,
ये पीछे वाले स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक रिवाइज करना। और हमारा नोट्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, इसका नोट्स एप्लीकेशन में अवेलेबल है, एप्लीकेशन से आप नोट्स ले सकते हो। ओरिजिन द लर्नर्स हब हमारा एप्लीकेशन है, आपको उसका कंप्लीट लिंक वगैरह हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया रहता है, वहां से आप ले लीजिए, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल से भी आप लिंक ले लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये इस पर और डिस्कस करूंगा अभी मैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं वी को प्रभावित करने वाले कारक। वी को प्रभावित करने वाले कारक, कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, कि विभव को कौन कौन से कारक यहां पर प्रभावित करते हैं। देखो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम इस फार्मूला को किसी माध्यम के लिए, माध्यम जिसका परिवर्तनांक k है, तो उसके लिए यदि हम इस फार्मूला को लिखना चाहिए तो वायु और निर्वात के लिए है, तब वो फार्मूला हो जाता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा Q/R। इस प्रकार से Q/R हो जाएगा। ओके, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हम लिखें तो सबसे पहला कारक जो इसको प्रभावित करता है, यहां पर आप देख रहे होंगे इस फार्मूला से कि सबसे पहला इसको प्रभावित करेगा कौन? Q, आवेश। प्रभावित करने वाले कारक को लिखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने को सूत्र को देखना चाहिए। सूत्र में जितनी भौतिक राशि दी हुई है वो उनको प्रभावित करेगा। जो जो भौतिक राशि अंश में है वो समानुपाती होगा और जो जो भौतिक राशि हर में है व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है? यहां पर देखो, ये है विभव समानुपाती होता है आवेश के। इसको आप शब्दों में भी एक्सप्लेन कर लेना कि आवेश का मान बढ़ाने पर, माने किसी विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश का वैल्यू को बढ़ाया जाए तो विभव भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान भी बढ़ता है। ये पहला है। दूसरा प्रभावित करने वाले कारक क्या है? V प्रोपोर्शनल टू, यहां पर देखो दूरी, तो दूरी यहां पर हर में है, दूरी यहां पर हर में है, तो दूरी के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है, मतलब जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते जाते हैं विभव का मान क्या होते जाता है? कम होते जाता है। इस प्रकार से आवेश से दूर जाने पर विभव घटता है। ठीक है। और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक जो सूत्र में आप देख रहे हो वो है V प्रोपोर्शनल टू 1/K। ये नीचे जो लिखा हुआ हूं, मतलब यदि हम कोई परावैद्युत पदार्थ ले आए या हम अपने आवेश को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें, तब भी क्या होता है? विभव घटता है, बढ़ता है। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर। एक चौथा कारक है जो आपको सूत्र में दिखाई नहीं दे रहा है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है अन्य चालक की उपस्थिति। तीसरे को मैं अलग कलर से हाईलाइट करके लिख रहा हूं, चौथे को, वो है अन्य चालक की उपस्थिति। अन्य चालक की उपस्थिति। चलिए इसको आप लोग बताइए तो क्या होगा? अन्य चालक की उपस्थिति से कहने का मतलब जो हमारा विद्युत क्षेत्र हमने निर्मित करके रखा है, जो विद्युत क्षेत्र हमने निर्मित किया है, जो विद्युत क्षेत्र हम बनाए हैं, उस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई और चालक को ले आते हैं, किसी और कंडक्टर प्लेट को ले आते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ेगा विभव पर? बताइए। चलिए मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं, बताइए फटाफट क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा? अंशु यादव, घटता है। डिक्रीज होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक, वेरी गुड, बहुत लोग सही आंसर लिख रहे हैं।
अन्य चालक की उपस्थिति से भी घटता है। क्यों घटता है? अन्य चालक की उपस्थिति से भी घटने का कारण क्या है? जैसे हम अन्य चालक लाएंगे तो प्रेरण के कारण उस चालक पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जब कोई आवेश किसी दूसरे पिंड पर आवेश उत्पन्न करेगा तो उसका आवेश का मान घटेगा, और जब आवेश का मान घटेगा तो विभव भी घट जाएगा। इस प्रकार से अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान क्या होता है? घटता है। क्लियर? तो ये हम आज कंप्लीट पढ़े विभव का कॉन्सेप्ट, विभवांतर का कॉन्सेप्ट, और किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, जो कि 3 या 4 नंबर के पूछने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना टॉपिक आप आज के क्लास से तैयार कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम धारिता पढ़ेंगे। अभी विभव कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी विभव के 3 स्थिति पढ़ेंगे। अक्षीय स्थिति पर विभव, फिर निरक्षीय स्थिति पर विभव, फिर कोई भी पोजीशन पर विभव। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में निकाला, अक्षीय पर, निरक्षीय पर और एनी पोजीशन पर, उसी प्रकार से हम ये तीनों स्थिति पर विभव की गणना करेंगे। तो अगला हमारा जो क्लास होगा वह कंप्लीटली भिन्न भिन्न स्थितियों पर विभव की गणना पर बेस्ड होगा। इसके बाद फिर हम धारिता संधारित्र शुरू करेंगे। चलिए, तो कोई बात है? कोई कुछ पूछना चाह रहा था? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बताइए। सर आप स्कूल टीचर हो, प्लीज बताइए। हर टीचर स्कूल का टीचर होता है। टीचर मतलब स्कूल, बच्चों का टीचर स्कूल। स्कूल का बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है ना, ये भी तो स्कूल है। स्कूल मतलब जहां पढ़ा जाता है, तो टीचर स्कूल का ही होता है। और कोई बात कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग? अरे बाप रे, इतना तेजी से पूछ रहे हो क्या? तो किसी का कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या आप पूछ रहे हो? न्यूमेरिकल कब कराएंगे? हर चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल हो रहा है। हमारा सिस्टम है चैप्टर कंप्लीट के बाद हम न्यूमेरिकल कराते हैं, ताकि चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाए, फार्मूला आपको याद हो जाए, पूरा चैप्टर तैयार हो जाए, फिर न्यूमेरिकल करो। और कोई प्रॉब्लम? टाइम चेंज कैसे करें भाई? टाइम चेंज करने के लिए प्लीज मत बोलो। हमारे टाइम बिल्कुल फिक्स हैं, बहुत से क्लास लेने होते हैं, तो टाइम मत चेंज कराओ, है ना। इस टाइम में आप एडजस्ट करो। वैद्युत और विद्युत सेम चीज है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन हिंदी में विद्युत भी लिख देते हैं, वैद्युत भी लिख देते हैं। ट्रांसलेशन है उसका। केमिस्ट्री का क्लास कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा। केमिस्ट्री का क्लास आप लोग ज्वाइन करो। जिन लोग नहीं देख पाए हैं उन लोग हमारे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का जो सर का क्लास चल रहा है, बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, वो क्लास के रिकॉर्डेड क्लास आप देख लो, और हो सके तो लाइव क्लास में भी आने का कोशिश करो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं हमेशा अपने नेक्स्ट क्लास की प्लानिंग आपके साथ शेयर करके जाता हूं, वो इसलिए कि आप थोड़ा उसको सोचो समझो और मेंटली प्रिपेयर होकर क्लास में आओ कि आज हमको पढ़ना क्या है। यही तरीका होता है। तो अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एनी पोजीशन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।